जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कहें आपसे तो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्रपटल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्रपटल या कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। यह एक पतली झिल्ली है जिसके माध्यम से प्रकाश सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है या प्रकाश को अपवर्तित करके उसे पुतली और लेंस की ओर भेजता है। कार्निया आंख के फोकसिंग पावर का लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आइरिस यह आंख का रंगीन भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश का प्रवेश नियंत्रित हो सके। पुतली की बात करें तो यह कार्निया और लेंस के बीच ही खुली जगह होती है जिससे प्रकाश गुजरता है, लेकिन यह झिल्ली नहीं है। और नेत्रोद्र की बात करें तो यह आंख, रेटिना जिसे बोलते हैं, यह आंख का अंतिम भाग पर स्थित होता है जहां प्रकाश संवेदन कोशिकाएं रोड एंड कोन्स जो है चित्र बनाती है। प्रकाश की संवेदन कोशिकाएं होती हैं रोड और एंड कोन्स, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं का गुण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं का गुण नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वह कॉपर की तरह अच्छे चालक नहीं होते। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपधातुएं वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम आदि। इनमें से अधिकांश अर्धचालक होते हैं, यानी ये विद्युत का आंशिक संचालन करते हैं। इसमें धात्विक चमक होती है और ये द्विमुखी ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन ये कॉपर जैसी अच्छी चालक नहीं होते। यह इनका असत्य गुण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वह अर्धचालक होते हैं, सही है। यही इनकी प्रमुख विशेषता है। जैसे सिलिकॉन, उसमें धात्विक चमक होती है, सही है। कई उपधातुएं चमकीली होती हैं, वह द्विमुखी ऑक्साइड बना सकते हैं, यह भी सही है, क्योंकि ये ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दिखा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन जो है लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है और पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह स्नेह, विश्वास, मातृत्व व्यवहार तथा सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यह प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और दूध स्त्राव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन इसे इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है जो तनाव और खतरे की स्थिति में कार्य करता है। एस्ट्रोजन तो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का हार्मोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा जिस प्रक्रिया से होता है वह क्या कहलाती है। आपसे पूछा कि पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है, जिस प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है। बताइए क्या होगा वह। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परासरण कहते हैं उसे, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। परासरण एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जल अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रभावित होते हैं। पौधे में यह प्रक्रिया मूल रोम द्वारा मिट्टी से पानी अवशोषित करने में कार्य करती हैं। मूल रोम की कोशिकाएं का द्रव्य मिट्टी के घोल की अपेक्षा अत्यधिक सांद्र होती है, इसलिए जल मिट्टी के से अंदर की ओर प्रवेश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वह क्या है। आपसे पूछा है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वह क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, यानी कि लिक्विड पार्ट होता है, या रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें पानी लगभग 90 से 92% होता है। बाकी प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन
एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन, खनिज लवण, हार्मोन, ग्लूकोज और अपशिष्ट पदार्थ से घुले होते हैं, बाकी जो 8% होते हैं। यही द्रव घटक रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पूरे शरीर में प्रभावित करने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। आपसे पूछा है कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम वह मिश्र धातु है जिसमें पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलकर धात्विक मिश्रण बनाता है। पारा एकमात्र तरल धातु है जो कच्छ तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है या सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि के साथ अमलगम बनाता है। दंत चिकित्सा में भी पारा सिल्वर अमलगम का उपयोग धातु की भराई के लिए किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एल्युमिनियम हल्की धातु है पर अमलगम नहीं बनाती। लोहा पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता क्योंकि लोहा उसकी सतह पर एक परत बना देता है। टंगस्टन की बात करें तो उच्च गलनांक वाली धातु है लेकिन पारे के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है या पौधों में प्रोटीन, अमीनो अम्ल, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जिसे क्लोरोसिस बोलते हैं, वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन संश्लेषण घट जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। आपसे पूछा कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, क्या सही होगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रसिद्ध आनुवंशिकता के सिद्धांत मटर के पौधों का प्रयोग करके दिया था। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। इसके 3 प्रमुख नियम है, विभाजन का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, समान प्रभुत्व का नियम। ये नियम तभी सही रूप से लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन वाले हों, यानी उनके जीन समान हो, जैसे टीटी या टीटी, और संबंधित लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। आपसे पूछा कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजकता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक अगले तत्व से एक नया ऊर्जा स्तर जुड़ जाता है। धात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि नीचे जाने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होता है। कोषों की संख्या बढ़ती है, हर अगले तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉनिक स्तर जुड़ता है। लेकिन संयोजकता समूह के सभी तत्वों में समान रहती है क्योंकि सभी में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, संयोजकता वो समान रहती है, बाकी जो सभी हैं बढ़ते रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व वह होते हैं जिनके परमाणु स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा या गामा किरणें। प्लूटोनियम जो है, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, ये सभी जो है प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व हैं जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों में किया जाता है। जबकि टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम जिसका प्रतीक होता है Ti, यह एक समान स्थिर धातु है जो रेडियोधर्मी नहीं है। बाकी विकल्पों की बात करें, प्लूटोनियम कृत्रिम रूप से निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है, परमाणु बमों में प्रयोग होता है। यूरेनियम की बात करें तो प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। और थोरियम प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व, भारत में थोरियम आधारित ऊर्जा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए कणों वाला माध्यम आवश्यक होता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। निर्वात में कोई कण नहीं होता, इसलिए यह वहां ध्वनि का संचरण असंभव है। इसलिए आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में। यही कारण है कि अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती। बाकी विकल्पों की बात करें तो इस्पात, वायु, दूध, इन सभी में ध्वनि का जो है जा सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण तत्वों के परमाणु क्रमांक आधारित है। इसमें तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि धातुएं मुख्यतः बाईं ओर और मध्य भाग में पाई जाती हैं, अधातुएं दाईं ओर स्थित होती हैं। उपधातुएं धातु और अधातु के बीच की तिरछी रेखा जिगजैग लाइन पर स्थित होती हैं। उदाहरण के तौर पर बाईं ओर धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, बीच में संक्रमण धातुएं लोहा, तांबा, जस्ता और दाईं ओर अधातुएं जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक आनुवंशिक विकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है निम्नलिखित में से? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। यह रोग माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया जैसे लक्षण दिखते हैं। या ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का आनुवंशिक रोग है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनीमिया या मुख्य रूप से लोह की कमी से होता है, आनुवंशिक नहीं रहता। या विटामिन ए की कमी से होती है। कैंसर या कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होता है, पर हमेशा आनुवंशिक नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नॉन मेटल। अधातुएं ही ऐसी तत्व हैं जो तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर ठोस अधातु है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। द्रव अधातु है ब्रोमीन। गैसीय अधातु है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इस प्रकार अधातुएं ही एकमात्र समूह हैं जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो धातु जो है सामान्यतः ठोस होती हैं, केवल पारा द्रव रूप में पाया जाता है। निष्क्रिय तत्व की बात करें तो केवल गैस रूप में पाई जाती हैं। उपधातु ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? आपसे पूछा है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समान प्रोटॉन संख्या। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसलिए इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? आपसे पूछा है कि संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांसलेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्व वह तत्व हैं जिनमें दो सबसे बाहरी कोष अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स आंशिक रूप से भरे होते हैं। इन तत्वों में दो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक्स कोष अधूरे होते हैं। यह आवर्त सारणी के मध्य भाग में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये तत्व धातु होते हैं और इनमें रंगीन यौगिक बनाना, परिवर्ती संयोजकताएं, चुंबकीय गुण जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो टिटनेस जो होता है वह जीवाणु से होता है, या एकदम सही है, ऑप्शन एकदम सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, या भी सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, या भी सही है। खसरा जीवाणु से होता है, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है।
खसरा एक वायरस जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित। इसका कारण है मीजल्स वायरस। मीजल्स कौन सा वायरस जो होता है खसरा के कारण? मीजल्स वायरस जो है, मीजल्स वायरस जो कि पैरामॉक्सविरस वायरस परिवार से संबंधित है। यह रोग मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण बुखार, खांसी, लाल दाने और आंखों की लाली है। टिटनेस या क्लोस्ट्रीडियम टेंटनी नामक जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो है या साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है या भी बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु बैक्टीरियम से होता है या जीवाणु से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्यता कहलाता है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। यह गुण धातुओं के धात्विक बंधन के कारण होता है, जहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और परमाणु परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा और एल्युमिनियम अधिक तन्य धातुएं हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 से 10⁻⁻12 मीटर के बीच होती है। इनकी ऊर्जा अधिक और भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग चिकित्सा निदान में जैसे हड्डियों की जांच, सुरक्षा स्कैनर और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, आपसे पूछे कि फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी, आपसे पूछा कि फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजांड कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय फूल के स्त्री केसर का निचला भाग होता है। इसके भीतर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसे संरचनाएं जो कहलाती हैं और बीजांड कहलाती हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोश का होता है। निषेचन के बाद यही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल बन जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पुष्प केसर या फूल का पुंकेसर है जो परागकण बनाता है। बाह्य दल या कली की सुरक्षा के लिए होता है, अंडाशय के अंदर नहीं। पंखुड़ियां की बात करें तो ये फूल को आकर्षक बनाती हैं ताकि परागण हो सके, पर बीजांड से संबंध नहीं है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू प्रश्न है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, या इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।